नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 बजते ही आपका बीपीएससी टीआरई 4 6 to 8 हिंदी का प्रैक्टिस प्रारंभ हो जाता है। अगर आप यह जो है वीडियो फ्री प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया गया है। अगर आप जो है फ्री प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आपको जो टेलीग्राम दिया गया है, आप देखेंगे टीचर्स अकेडमी का जो फ्री प्रैक्टिस सेट के लिए जानकारी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पे आपको फ्री प्रैक्टिस सेट मिल जाए। बहुत सुनहरा ऑफर है आपके लिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आपको वहां जुड़ना है टेलीग्राम पर, ठीक। वहां आपको जो भी प्रैक्टिस चल रहा है वो जैसे ये यहाँ चला, आपको वहां ये प्रैक्टिस मिल जाएगा। क्लियर है? तो हेलो, स्वागत है साधना। तो सब लोग जुड़ जाइए, बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है 6 to 8 का, और तैयारी में लगे रहिए लगातार। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 से 4 महीने में आपका भविष्य बन जाएगा। चलिए, अब आज हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन को लेकर के कि आज का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा क्वेश्चन से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आज जो है साहित्य अकादमी का अनाउंस हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हमारे यहाँ हिंदी में 2 पुरस्कार बड़े होते हैं, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला हिंदी में, कब से शुरुआत हुई, थोड़ा इस पर हम चर्चा करेंगे, फिर प्रैक्टिस पे करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि ये जो आप चेहरा देख रहे हैं साथियों, ये जो चेहरा है, नाम तो लगेगा लड़कों वाला है, लेकिन ये हिंदी कवित्री हैं गगन गिल। गगन गिल 2024 का 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित हो गया है। 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपका मिला है हिंदी कवित्री गगन गिल। अब देखो, गगन नाम जैसे लगेगा ना लड़कों वाला है, इसीलिए मैंने इनकी फोटो भी ला दी ताकि आप इनकी छवि जानते रहिए, का जो है आप जानते रहिए। ये गगन गिल है। इस बार 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए ये फील्ड होता है, आपको मैं आज सब लाइव दिखाया हूँ ताकि आप हर चीज सीधे देख सकें। इसको करने के बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। यहाँ से खास क्वेश्चन जो वो जरूरी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत के अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। और यह कुल 22 भाषाओं में मिलती है। 22 भाषाओं में मिलती है क्योंकि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को जगह दी गई है। इन 22 भाषाओं के अलावा आपका 24 दो भाषा अलग से है, जिसमें आपका राजस्थानी और अंग्रेजी में भी यह प्रदान किया जाता है, ठीक। तो अगर आपसे पूछेगा परीक्षा में कि साहित्य अकादमी कुल कितने भाषाओं में दी जाती है, तो आपको बताना है 24। क्योंकि संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनको तो दिया ही जाता है, उसके अलावा आपका यह 2 भाषा अन्य राजस्थानी और अंग्रेजी को भी दिया जाता है, ठीक है। भारत का साहित्य पुरस्कार ये है। और इस बार जो मिला है हिंदी में गगन गिल को मिला है। किसको मिला है? गगन गिल को मिला है। फोटो भी देख लीजिए, साहित्य अकादमी की शील्ड देख लीजिए। शुरुआत कब से हुई, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा परीक्षा में कि साहित्य अकादमी की शुरुआत कब से हुई, साथियों क्या बताएंगे? 1955 से शुरुआत हुई थी इसकी। 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? गगन गिल को मिला है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फोटो देख लीजिए, गगन गिल लड़का नहीं है, एक कवित्री है, ठीक। और 1955 में मिला है, इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। अभी देखो पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है साहित्य अकादमी की। जो केवल हिंदी में हम लोग को देखना है। हिंदी की बात करें तो आपका हिंदी ये है। हिंदी में जो है, जब मैं क्या है, जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, जब तक मैं आई बाहर, ठीक। यह कविता इनकी है। यह किनकी है? कविता है, जिसपे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और यह किसका है? गगन गिल का है। किसका है? गगन गिल का है। गगन गिल किसका है? गगन गिल का है, ठीक है। गगन गिल कवित्री है, कवि नहीं है, गगन गिल का है, ठीक। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई। और 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो जिसे मिला वह गगन गिल जी हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग है, असमिया, बोडो, अंग्रेजी,
गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको विशेष बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आई गई। यहाँ पे ध्यान रखिए मलयालम कैसे लिखा है। मलयालम कैसे लिखा है? मल या, अब फिर देखिएगा ऐसे करके ये लिखा है मलयालम, मलयालम लिखा है। तो साथियों में मेरा आपसे एक प्रश्न है कि हिंदी में वर्तमान समय में वर्णमाला की संख्या कितनी है? आप लोग मुझे कमेंट करके तुरंत बताएं। आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो हिंदी में वर्णमाला की संख्या कुल कितनी है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, मलयालम, देखिए मलयालम ये लिखा है ये। तो हिंदी में किसको मिला है? मैं जब तक आई बाहर 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। वर्तमान समय में 1 लाख रुपए मिलता है, पहले 10,000 मिलता था, अब 1 लाख रुपए पुरस्कार है। 1 लाख पुरस्कार है, 1 लाख रुपए पुरस्कार है। 1 लाख रुपए क्या है? पुरस्कार है। 1 लाख रुपए पुरस्कार है। जब शुरुआत हुई थी तब 10,000 रुपए से शुरुआत हुई थी, समय समय पे पैसे बढ़ते गए। वर्तमान समय में अब जो है आपका 1 लाख रुपए दिया जाता है, एक सील दी जाती है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया। संस्कृत में अगर देखा जाए, जो संस्कृत वाले विद्यार्थी होंगे, भास्कर चरितम, जो संस्कृत वाले विद्यार्थी होंगे दीपक कुमार शर्मा का है। जो संस्कृत वाले होंगे भास्कर चरितम। तो आप जान गए, ये जानते रहिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया इस चीज को लेकर के। आप लोग कमेंट के द्वारा भी बता दीजिए सारी चीजें, ताकि कोई दिक्कत हो। कुछ चीज मैं और आपको बता दूं यहाँ पर। सबसे पहले अगर हिंदी की बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन मिला था, सबसे पहले किसको मिला था? माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तरंगिनी के लिए 1955 में। सबसे पहले 1955 में सबसे पहले किसको मिला था? हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी, माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, सबसे पहले इनको मिला था। ठीक, क्योंकि आज जो है अभी बांग्ला, डोंगरी और उर्दू को नहीं मिला है, ये बाद में घोषणा की जाएगी। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, बहुत जाना जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, हमने कहा बता दूं आपको। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है आज का? ये हमारा BC 68 का है सर, 96 28 95 92 37 नंबर है, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड नोट्स और इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। अब पहला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसे कहा, किसने कहा है? मैंने कई बार कहा इस चीज को कि आदि काल का नामकरण, इसके साथ रीतिकाल के नामकरण में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। यहाँ पे अलंकृत काल पूछा है, आपको बताना है अलंकृत काल। तो मिस्र बंधुओं ने क्या कहा? अलंकृत काल कहा। विश्वनाथ ने श्रृंगार काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा, जो सर्वमान्य है। रीतिकाल जो कि सर्वमान्य है। कल मैंने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला रीतकाल कवि कौन है, कल ऐसा प्रश्न आपका आया था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न समझ में आ गया होगा। अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? एक ऐसे कवि जिनका अवधि और ब्रज पर दोनों में समान पकड़ थी, अधिकार था, दोनों भाषाओं में रचना करते थे, ऐसे कौन कवि हैं? सूरदास, तुलसीदास, नंद,
और उपयुक्त सभी। क्या बताना है कि अवधि एवं ब्रज। तो तुलसीदास एक ऐसे हैं उन्होंने अवधि और ब्रज दोनों में रचनाएं की। जैसे अगर मैं रामचरितमानस बात करूं, जो कि प्रसिद्ध का है रामचरितमानस, ये क्या है आपके अवधि में है। ठीक, ये है ब्रज। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, तमाम जो इनके ब्रज भाषा में लिखे, इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। दोनों भाषाओं में इनकी पकड़ थी। और रामचरितमानस, परवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, परवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नछहु, ये तमाम इनके क्या है ब्रज भाषा। तमाम क्या है ये अवधि में लिखे गए। ठीक, इनका दोनों पे समान पकड़ था। भक्ति काल के कवि थे और सगुण काव्य धारा के रामाश्रय के प्रतिनिधित्व वाले कवि थे। रामचरितमानस सबने पढ़ी है, तो इनके रचनाएं भी आपको याद हो जाएंगी। लगभग इनकी रचनाएं तो याद ही होंगी क्योंकि बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, प्रासंगिक रहे हैं। अगला प्रश्न है विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। ये दरबारी कवि चाहे टीजीटी पीजीटी यूपी का हो, वहां भी बहुत प्रश्न पूछता है। तो जब भी आप पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको साहित्य का इतिहास, वहां पे हम लोग रचना के साथ साथ के जीवन काल को भी पढ़ेंगे। हो सकता है उनके जीवन काल से भी प्रश्न आ जाए, कहाँ रहते थे, गुरु कौन थे, किस राजा का आश्रय में थे, तमाम चीजें भी प्रश्न बन सकती हैं। इसको भी हमें जानना है। ठीक, इसके समकालीन थे। चलिए यहाँ पर दो राजा थे, एक कीर्ति सिंह थे, दूसरे जो थे शिव सिंह थे। शिव सिंह, शिव सिंह दोनों के यहाँ दरबारी कवि थे। ये दोनों के यहाँ इन्होंने थे इनके गुरु का नाम, इनके गुरु जो थे पंडित हरि मिश्र। गुरु भी जानते रहिए। ये आदिकाल के कवि थे। किस पीरियड में थे, आदिकाल के। ठीक, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली। अब इनके संस्कृत के भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके तीन हैं संस्कृत में बहुत सारे हैं, आप संस्कृत के भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल में मैंने बता दिया, जैसे आपका शैव सर्वस्व हो गया, भू परिक्रमा हो गया, पुरुष परीक्षा हो गया, ये भी सारी इनकी रचनाएं हैं। लिख दे रहा हूं, परिक्रमा, श्रृंगारिक कवि हैं। कुछ कवि इनको श्रृंगारिक मानते हैं, कुछ कवि इनको भक्ति काल के कवि मानते हैं। ठीक, रामजन शुक्ल का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि आजकल आध्यात्मिक चश्मे इतने सस्ते हो गए हैं जिन्हें कोई भी पहन लेता है। वह किसके लिए कहा गया है, विद्यापति के लिए कहा गया है।
निराला जी ने इनकी पदावली को नागिन की लहर कह दिया है। सोचिए, बड़ी बड़ी बातें इनके विषय में कही गई हैं। ऐसे साधारण कवि नहीं है ये, साधारण कवि ये नहीं है। निराला जी जो है, निराला जी जो है, ठीक है, इनके पदावली को नागिन की लहर कह दिया है। नागिन की लहर कहा है। अभिनव जयदेव अपने आप को घोषित करते हैं। इन्होंने अपने नाम पे कई सारे, अपने नाम को उपनाम भी इनको कई सारे प्रचलित हैं। ठीक। बच्चन सिंह को जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह क्या है? बच्चन सिंह तो क्या कहते हैं? जातीय कवि कहते हैं। जातीय। अब आपको सोचिए, इतनी सारी चीजें कहाँ मिलेंगी? जातीय कवि कहा है। आप मेरे क्लास में बकायदे नोट्स बना सकते हैं। मेरी क्लास अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा, फिर आपका प्रश्न आता है। ठीक। तो कीर्ति सिंह, शिव सिंह दो दरबारी कवि थे, दो राजा के दरबारी कवि थे ये। कीर्तिलता, कीर्तिपता, विद्यापति, पदावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, शैव सारस्व आदि कई रचनाएं हैं। निराला ने इनके पदावली को नागिन की लहर कहा है। इनके गुरु जो है पंडित हरिमिश्र हैं। बच्चन सिंह इनको जातीय कवि कहते हैं। ये आदिकाल के कवि हैं। इतनी तमाम बातें, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे बात करें हम कि भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु युग में आते आते रीतिकाल के बाद जब आपका भारतेंदु युग प्रवेश होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से, वहां पर जो है भाषा का परिवर्तन हुआ और जो गद्य बोली थी ने खड़ी बोली का रूप ले लिया। लेकिन अभी भी जो कविताएं थी वह ब्रज भाषा में ही लिखी जा रही थी। कविताओं के प्रति मोह नहीं छोड़ पाए थे ब्रज भाषा का। गद्य के प्रति इन्होंने मोह छोड़ दिया था और सारे जितने इनके लेखक थे सब खड़ी बोली में गद्य की रचनाएं कर रहे थे, चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो। तो इन्होंने खड़ी बोली में फूलों का गुच्छा, याद कर लीजिएगा, फूलों का जो गुच्छा है वह इनका कविताओं का, खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है। खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार हैं। ग्लोबल गांव का देवता, थोड़ा सा प्रश्न आधुनिक में आ गया है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से बहुत ज्यादा आप लोग पढ़ते हैं। ग्लोबल गांव का देवता रचनाकार रणेंद्र है। कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टीजीटी, पीजीटी, हर जगह आपका प्रश्न पूछा गया है। ग्लोबल गांव का देवता की कुछ रचनाएं हैं। किशनगढ़ के अहेरी, किशनगढ़ के अहेरी इनका जो है इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, जानते हैं रणेंद्र हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? यह परीक्षा में बहुत पूछा गया है। और फोर्ट विलियम के जो 4 उन नायक खड़ी बोली के हैं, मतलब फोर्ट विलियम में जो 4 उन नायक थे उनमें से कौन कौन से उन नायक फोर्ट विलियम में थे, यह भी कई बार पूछा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत महत्व था उस समय में, स्थापना पूछा है। यहाँ पे एक प्रश्न बहुत गलत होता है। 1800 ईस्वी में हुआ था। स्थापना किसने किया था? स्थापना लॉर्ड वेले जली ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेले जली। अब देखिए, हम लोग
जॉन गिलक्राइस्ट को हम लोग बार बार कई बच्चे गलत कर दिए हैं कि सर जॉन गिलक्राइस्ट करते हैं, नहीं भाइयों, इसकी स्थापना जो है वो नहीं किए थे, लॉर्ड वेलेजली ने किया था। इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का अनुवाद हुआ। खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक उपस्थित करने वाला इसमें लेखकों का विशिष्ट स्थान है। लल्लू लाल और सदल मिश्र, कई बार पूछा गया है इसमें कौन काम किया है, लल्लू लाल और सदल मिश्र जो है, कई बार पूछा गया, लल्लू लाल और सदल मिश्र। जो इसके अध्यक्ष कह सकते हैं, अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन अध्यक्ष कह सकते हैं गिलक्राइस्ट। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करने वाले होते हैं, जब भी यह प्रश्न पूछा गया है कि फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी, तो हम लोग जॉन गिलक्राइस्ट का नाम लगा देते हैं कि ये किए थे। नहीं भैया, लॉर्ड वेलेजली ने किया था स्थापना, ये तो अध्यक्ष थे, इन्होंने इन लोगों को रखा था पढ़ाने, ये अनुवाद यहाँ होता था। ठीक, यहाँ पे पर्यायवाची है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं है, चातक, एक चातक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है, चातक का कौन सा पर्यायवाची नहीं है आपको ये बताना है, चातक का। तो सारन, पपीहा, स्वाति भक्त सारे हैं, वनप्रिय नहीं है। वनप्रिय जो है वह चातक का पर्यायवाची आपका नहीं है। सारन, मेघ जीवन, पपीहा आदि हैं। सारन, इस मेघ जीवन भी लिख लीजिए, मेघ जीवन, पपीहा, स्वाति भक्त, ये तमाम हैं। चलिए, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। देखिए सही नहीं वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है इस चीज का, कि हमको ना नहीं प्रश्न ना जाम के जल्दीबाजी में हम ये विकल्प नहीं शब्द देखे नहीं पाते हैं, कहते हैं अरे इसमें तो नहीं विकल्प था, हमने हाँ लगा दिया, पढ़ा ही नहीं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। अनिष्ट, अनिष्ट का बुरा, निष्ठाहीन, अचल, अचला, पर्वता, नारी, अंश, अंश। तनुजा स्वागत है आपका। तनुजा जी यह क्लास आपको 5 बजे चलती है, ठीक, मैंने कहा टाइम आपको बता दिया जाए, 6 to 8 के लिए है बीपीएससी का, और इस लेवल पे पढ़ाया जाता है कि हर क्लास के लिए हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण, ठीक। यहाँ पर अनिष्ट, अनिष्ट इसमें क्या गलत है वो बताना है हमें, आपको बताना है, हम तो बताएंगे ही, आपको बताना है। यहाँ पर जो अचल और अचला है, यहाँ पे अचल और अचला, अचल मतलब तो पर्वत सही है, ये नारी गलत है, अचल मतलब कि पृथ्वी होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है आपका अचल है। यहाँ पर अंश, अंश, अंश मतलब हिस्सा, अंश मतलब कंधा, तरंग मतलब लहर, तुरंग मतलब घोड़ा, बिल्कुल सत्य है। अनिष्ट मतलब बुरा, अनिष्ट मतलब निष्ठाहीन। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। सभी शब्द शुद्ध बताने हैं, ऊर्ध्व, आध्यात्मिक, श्रृंगार, केंद्रीय, व्यावसायिक, शुद्धिकरण, सन्यासी, उपरांत। आप लोग भी उत्तर दे सकते हैं। टेलीग्राम पे आप फ्री प्रैक्टिस पा सकते हैं, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि ये जो प्रैक्टिस सेट वहाँ फ्री आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए, आपका व्यावसायिक शुद्ध है और शुद्धिकरण नाम में ही शुद्धि है तो शुद्ध रहेगा ही, ये शुद्ध है। अब देखिए गलती क्या है,
यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक प्रत्यय जब लग जाता है तो यहाँ पे आध्यात्मिक होना चाहिए था, क्या, आध्यात्मिक, ठीक। श्रृंगार ऐसे होना चाहिए था, बाकी केंद्रीय सही है। सन्यासी में क्या होना चाहिए था, सन्यासी में और मृत्युपरांत, ये बड़ी मात्रा होनी चाहिए। इतनी सारी स्थितियां थी, लेकिन सी विकल्प ऐसा है जो बिल्कुल आपका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द से चयन करें। पूजनीय, उज्जवल, परिपार्श्विक, ज्योत्सना। तीन गलत हैं, एक शुद्ध बताना है। तीन गलत है, एक शुद्ध बताना है। आप लोग भी आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा। ये जो विकल्प है पूजनीय, हमेशा सब लोग गलत करते हैं, शुद्ध होता है पूजनीय। आज से आप लोग कभी गलत नहीं करिएगा, या जहां भी गलत करिए देखिएगा तो तुरंत टोक दीजिएगा। हम अक्सर पूजनीय पूजनीय सुनते हैं, लेकिन पूजनीय होता है, शुद्ध ये होता है। क्या शुद्ध है? उज्जवल आपका ये होता है। किस कारण से होता है? व्यंजन संधि का जो नियम है एक, उसके कारण होता है। ये बिल्कुल सत्य है। पारिपार्श्विक, यही आपका सत्य है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? जो तना आपका शुद्ध है, ये अशुद्ध। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। टिंगल और पिंगल आपने सुना होगा, डिंगल और पिंगल। चलिए, तो ब्रजभाषा को अपभ्रंश प्लस ब्रज क्या कहलाया? पिंगल कहलाया। पिंगल कहलाया। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल कहलाया। कल कहलाया। और ये डिंगल जो है यह कर्कश भाषा थी, कठिन भाषा थी, कठोर थी। पिंगल जो है श्रृंगारिक थी, मधुर थी। और डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों के नाम हैं। क्या है? शैलियों के नाम हैं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? एक उदाहरण है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम की नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो ये एक उदाहरण के रूप में समझाया गया है कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, वैसे ही कि प्रेम नारियों के पति क्या सह सकती है। कोई भी पत्नी अपना सौतन नहीं चाहती है, वह एक ही पत्नी चाहती है कि मैं ही रहूं। ठीक। यहाँ पे अलंकार पूछा गया कि यह किस अलंकार के कारण हुआ है। जहां उपमेय तथा जहां उपमेय में उपमान का साधारण भम, देखो उपमेय में उपमान का साधारण धर्म बिंब प्रतिबिंब के माध्यम से
बातें कही जाएं, अब उदाहरण दिए जाएं, बातें कही जाएं, कही जाएं, या उदाहरण दिए जाएं। वहां पे क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता, क्या होता है साथियों, दृष्टांत अलंकार होता है। अब देखिए, ये प्रथम पंक्ति का जो समझाने का तरीका है वो दूसरे पंक्ति के माध्यम से समझाया गया है। प्रथम पंक्ति जो है उसको समझाने के लिए दूसरे पंक्ति का माध्यम का सहारा लिया गया, बिंब प्रतिबिंब के माध्यम से समझाया गया है। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार आपने सबने पढ़ा है। अनुप्रास अलंकार, इसके 5 भेद होते हैं, छेका, वृत्या, लाटा, श्रुत्या, श्रुत्या, श्रुत्यानुप्रास और आखिरी में अंत्यानुप्रास, क्या प्रास। यहाँ पर जहां पे शब्दों को दोहरा दिया जाए, जहां शब्दों को दोहरा दिया जाए, अब यहाँ पे यमक मत लगा दीजिएगा, यमक और लाटानुप्रास में अंतर समझिएगा। यमक में क्या होता है, जहां पर एक शब्द 2 बार आते हैं और दोनों शब्द के अर्थ अपने अलग अलग होते हैं। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, तो कनक कनक 2 बार आया, लेकिन दोनों कनक का अर्थ अलग अलग हो जाता है, इसलिए यमक हो जाता है। हमने कहा काली घटा का घमंड घटा, तो घटा घटा 2 बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। लेकिन इसमें क्या था, इसमें जननी का भी अर्थ वही है और इस जननी का भी अर्थ आपका वही है, बस दोहरा दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा। ठीक, जैसे कोई उदाहरण और समझाया जाए आपको, वह मनुष्य है जो मनुष्य, वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वहां पे मनुष्य और मनुष्य 2 बार आया है, इसलिए वहां पे भी लाटा अनुप्रास हो गया है। ठीक, तृतीय में क्या देखो, छेका में क्या होता है, कोई वर्ण केवल 2 बार आए, कोई वर्ण केवल 2 बार आए, 2 बार आए। जैसे सूर, समर, करनी, करही, कोई भी वर्ण केवल 2 बार आए, उससे अधिक ना आए, केवल 2 बार आए, उसे हम कहते हैं छेका अनुप्रास बोल। जैसे स कितनी बार आया है, 2 बार आया है। र कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक, र और र कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ध्यान देखिए, कोई भी वर्ण केवल 2 बार आया है, कोई भी वर्ण केवल 2 बार आए, वही आपका छेका हो जाता है, 2 से अधिक नहीं। तृतीय क्या होता है, यही मेन अनुप्रास के उदाहरण हम लेते हैं, कोई वर्ण 3 या उससे अधिक बार आए, कोई वर्ण 3 या उससे अधिक आए, उससे अधिक बार आए, उससे अधिक बार आए। यही मेन उदाहरण होता है जो हम लोग बार बार देते हैं अनुप्रास का, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं नभतल में, रघुपति राघव राजा राम। यही देखिए, रघुपति, रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पे समझेंगे हम कि र 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार आपका र आया है, कोई भी वर्ण अधिक आ जाए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा हुआ है? नकेनवाद से जुड़ा हुआ है।
आप लोग भी जवाब दीजिए, आप लोग का जवाब आता नहीं है। ये आंसर आ गया केसरी कुमार। यहाँ पे नकेनवाद से जुड़ा है। प्रपद्यवाद को नकेनवाद कहा जाता है। ठीक, प्रपद्यवाद को नकेनवाद कहा जाता है। इसमें 3 कवि हुए बिहार के, क्योंकि बिहार से प्रश्न है जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार के जो कवि हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। बिहार के 3 कवि हैं, इसलिए मैंने बताया इसको। बिहार के 3 कवि हैं इसमें, बिहार के 3 कवि हैं, इसलिए जानना बहुत जरूरी हो गया। बिहार से प्रश्न है, बिहार के कवि हैं, तो बिहार का पेपर देने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, देखिए नलिन विलोचन शर्मा, दूसरा है केसरी कुमार, दूसरा क्या है, केसरी कुमार हो गया। और तीसरा नाम जो है आपका नरेश के नाम, नरेश, नरेश। यहां पे क्या हुआ, सबका पहला पहला नाम उठा लिया गया। न के न, न से यहाँ पे न के न, सब कवि का पहला पहला नाम है। न से आपका नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी, और न से नरेश। यहाँ पे हर कवि का पहला नाम उठा लिया गया, हर कवि का पहला नाम उठा लिया गया, पहला अक्षर उठा लिया गया, इसलिए जो है नकेन नाम पड़ गया। प्रथम अक्षरों के नाम पे, प्रथम अक्षरों के आधार पे नकेन नाम पड़ा है, सबका प्रथम अक्षर उठा लिए गए। अब प्रपद्यवाद के समर्थक क्या है, प्रवर्तक, प्रपद्यवाद के प्रवर्तक जो हैं आपके नलिन विलोचन शर्मा, 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन किया। जो नकेन, नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा 1955 में नकेन के प्रपत्र, नकेन के प्रपत्र, ठीक, जो कितना मैं डिटेल बता दिया, इसी में चला जाता है समय। थोड़ा सा सुधार दूं, 56 था ये, 1956 में नकेन के प्रपद्य। चलिए, यहाँ पे क्या समझा हमने, नकेनवाद से जुड़ा क्या है, कौन कवि है, न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार, न से नरेश। इनमें से तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द बताना है। घी का क्या होगा, तत्सम ऋत होगा, ये तद्भव है। चांद का चंद्र होगा, घोड़ा का तोटक होगा। अब आपका आंसर क्या है, घृणा। आंसर क्या हो गया, घृणा। जैसे जी आज आप लेट हो गए, क्लास आज मैंने
साहित्य अकादमी पे पूरी बातें बता दी हैं। आज जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जिनको मिला है गगन गिल को, उनके विषय मैंने बता दिया। अब शुरुआत हुई थी, पहला किसको मिला था, 2024 का किसको मिला है, कितने रुपए पुरस्कार में दिए जाते हैं, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है। इसका तद्भव क्या होगा, घिन, कहते हैं ना घिनात है, गाँव नाम कैसे बोलते हैं, घिन लागत बा, घिनात है। गांव से आप लोग होंगे जो लोग, तो गांव में तत्सम शब्द क्या बोलते हैं, घिन, ये तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीलकंठ में कौन सा शब्द है, नीलकंठ में कौन सा है, रूढ़, अरूढ़ यौगिक किसके आधार पे है, तीनों रूढ़ यौगिक किसके आधार, किस शब्द के कौन से भेद है, चलिए कोई बात नहीं, 5 से 6 टाइम बिजी रहता है तो फिर हाँ वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, फिर जब बिजी है तो कोई बात नहीं। एक यहाँ पर ये व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं, के आधार पर शब्द के भेद के भेद, व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद, इस आधार पर 3 होते हैं। आंसर क्या होगा, योग रूढ़। रूढ़ मतलब क्या होता है, जो शब्दों के योग से ना बने तथा जिनका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, उन्हें हम बोलते हैं रूढ़, कोई अर्थ ना निकले। यौगिक क्या होते हैं, जो शब्दों के योग से बनते हैं तथा अर्थ अलग करने पर अर्थ निकलते हैं। जैसे हमने कहा विद्यालय, विद्यालय क्या बनेगा, विद्या प्लस आलय, विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है। ये क्या है, नीलकंठ, नीलकंठ मतलब अर्थात शंकर जी, भाई कोई विशेष अर्थ निकले, नीलकंठ किसको बोलते हैं, शंकर जी को। नीलकंठ, पीताम्बर, पंकज, जितने भी बहुब्रीही समास के उदाहरण हैं वो आपके योग रूढ़ में चले जाएंगे। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलोमा का पर्यायवाची क्या है, पुलोमा का पर्यायवाची क्या है, सची, उमा, कंच और पंचसर। तो पर्यायवाची इतनी सारी हैं, इतने ज्यादा हैं कि याद करना कठिन हो जाता है। इंद्राणी, पुलोमा, इंद्राणी, पुलोमा, इंद्रा, शताब्दी, इंद्रा, शताब्दी, ये क्या है आपके पुलोमा, इसके पर्यायवाची हो। ये कंज ने कुंज होते, कुंज, कुंज मतलब पंकज के पर्यायवाची, कमल, पंकज। पंचसर ये कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव, ये कमल का। अब आपको अंदाजा लग जाएगा, उमा जानते हैं, पार्वती मैया का, गौरी का। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तुरंग, देखो कुरंग तुरंग, देखिए बेसिक अंतर है, कु और तू का है, ये हिरण का हो जाएगा कुरंग, याद रखिएगा। तुरंग और कुरंग में भूलिएगा मत, तुरंग अगर पूछेगा वाज ही हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, वाज ही हो जाएगा।
है अश्व, रविसुत, घोटक, तो किसके पर्यायवाची हैं? आपके घोड़े के पर्याय। आज जो है थोड़ा सा तबीयत मेरी अस्वस्थ होने के कारण जो है आज मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराए, 20 क्वेश्चन कराए हैं कल से। हाँ, आज थोड़ा सा जुकाम हरारत बुखार टाइप का शुरू से लग रहा था, बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने कहा चलिए अगर आपको 40 50 55 मिनट पढ़ाएंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त है, उस क्वेश्चन और व्याख्या करा ही देंगे। ठीक, तो आज 20 प्रश्न कराया। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 96 28 95 92 37 पे कॉल कर सकते हैं। हाँ, क्लास थोड़ा सा जो है 1 2 दिन से मेरा 10 5 मिनट कम जा रहा है, थोड़ा सा मैं परेशान हूँ तबियत को लेकर के, सर्दी जुकाम बुखार चल रहा है, जान ही रहे हैं आप लोग, बचिए ठंडी बहुत है। तो बीपीएससी 6 to 8 हिंदी लगातार यह 6वां प्रैक्टिस था, बाकी बचे हुए क्वेश्चन और नए क्वेश्चन कल कराए जाएंगे। और ये मैंने पूरे ये डिटेल जरूर याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 to 8 का जो है आपका संभवतः फरवरी में आपका TRE 4 आ जाएगा, फरवरी में TRE 4, पूरी उम्मीद है फरवरी तक में आपका TRE 4 आ जाएगा। तो TRE 4 के लिए जो है ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, कम से कम 3 ही महीने का समय मिलेगा। तो अभी से मान लीजिए कि आपके पास लगभग 100 दिन का प्लान है, और इस 100 दिन के प्लान में कैसे आपको करना है मेहनत। ठीक, चलिए कल हम जो है पुनः अपने टाइम पे मिलेंगे, 5 से 6 जो टाइम है। टेलीग्राम पे जुड़ करके इसका PDF ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कास्ट वहाँ मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं, फिर कल आपसे हम 5 से 6 मिलते हैं। धन्यवाद।